Hello everyone, this is Rupesh Mishra and today I welcome you all to your channel that is Math Math। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग थर्ड चैप्टर जो हमारा था वो हम लोग ख़त्म कर चुके थे लास्ट वीडियो में। मैंने उसका PDF भी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, आप लोग जा कर के उसे ले लें और हो सके तो नोट भी कर लें, ठीक है। बाकी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, कुछ आप भी कर लीजिएगा। अब नया चैप्टर की बारी आई है जो चैप्टर नंबर 4 है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। सो यहाँ पे हम लोग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे जो जिसे नाम देते हैं हम लोग रैंक मेथड। उसके हिसाब से हमारे लीनियर इक्वेशंस का हम कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। कंसिस्टेंट होता है तो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कंसिस्टेंट पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट पे नो सॉल्यूशंस होता है। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं और करते हैं। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन मैं ले लेता हूँ n टाइप्स, फिर उसको चेंज करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। n लीनियर इक्वेशन मैं लिख ले रहा हूँ। देखिए मैंने n लीनियर इक्वेशंस ले लिए, जिसमें पहली इक्वेशन a11 x1, जहाँ पे a11 कोफिशिएंट है आपका x1 का, a12 ऐसे करते करते मैंने n वेरिएबल ले लिए और n इक्वेशंस भी ले लिए, क्योंकि हम लोग को किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं। यहाँ पे n अननोन है, नेमली x1 x2 x3 डॉट 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 n xn। तो ऐसे हमारे n इक्वेशंस भी हैं। ये कितने इक्वेशंस होंगे हमारे? n इक्वेशंस, ठीक है। n इक्वेशंस है और n ही हमारे अननोन है, ठीक। तो इनको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो हम लोग क्लास 12th का एक तरीका है वो हम लोग जानेंगे, वो भी हमारा इस चैप्टर में है, ठीक है। और फिर हम BSc का भी एक तरीका जानेंगे, वो भी हमारा इस चैप्टर में है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने क्लास 12th में सीखा था कि जब ढेर सारी इक्वेशंस दी होती थी तो उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। तो मैं यहाँ पे भी वही काम करने वाला हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जिन लोगों ने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था या किसी कारणवश जो भी है तो वो भी समझ लें इस चीज़ को। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाता है ऑफ अबव इक्वेशंस। और ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ। देखिए जो इक्वेशंस में x1 x2 से लेकर के xn जो वेरिएबल्स थे उन सबको हटा दिया जाए तो जो जो पोजीशन हमारे पास बच रही है इक्वेशन के कोफिशिएंट की, यहाँ पे a11 मिल रहा था हम लोग को, यहाँ पे a21, मतलब x1 x2 सब हटा दिया, बाकी सारे के सारे हमने लिख लिया। यहाँ पे an1 मिल रहा था, यहाँ पे आपका a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे a22 मिल रहा था। ऐसे करते करते यहाँ पे an2 लिख देंगे हम लोग। फिर ऐसे इधर हम लोग कर देंगे पूरा, क्योंकि भाई n तक लिख पाना तो मुश्किल है ना, n पता नहीं कितना बड़ा है, a1n। ऐसे यहाँ पे a2n, यहाँ पे भी डॉट 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 लगा दिया, ठीक है। और अब जैसे यहाँ तक आएंगे, इधर से बढ़ा दे रहा हूँ मैं, डॉट डॉट मतलब इसी के बीच की वैल्यूज़ लिखी नहीं गई बट अंडरस्टूड रहे। और जो आपके वेरिएबल्स थे x1 से लेके xn तक उन्हें एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे हम लोग, x1 x2 डॉट 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 xn इक्वल टू में जो हमारा b1 b2 था उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे b1 b2 डॉट डॉट bn, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज। इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका है ये बड़ा सा मैट्रिक्स है जो x1 x2 से लेकर xn के कोफिशिएंट से बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये भी आपका एक तरह का कॉलम मैट्रिक्स होता है और राइट हैंड साइड भी एक कॉलम मैट्रिक्स, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। बट ये इसका स्पेशल नेम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इसे याद रखेंगे। जब भी कहीं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मैं नाम लूँगा, जिक्र करूँगा तो आप यही समझिएगा, ठीक है। अब ये जो आपके सामने इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स लिखे हैं, इनका हम लोग अगर कुछ नाम दे दें तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल A दे दें, और ये जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है कैपिटल X दे दें, और जो राइट हैंड साइड है उसे हम लोग कैपिटल B कह देते हैं, ठीक है। इतना कह दिया आपने। अब जब इसको जब कह तो दिया आपने तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो देखिए अगर हम लोगों ने उसको कैपिटल A कैपिटल X और B मान रखा है, सो आपको A जो है आपका मैट्रिक्स उसको आप राइट हैंड साइड लेकर के जाओगे तो A इन्वर्स हो जाएगा,
और एक चीज़ ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में जो ए है वो एक्स के लेफ्ट में है, तो ये ए लेफ्ट से लेफ्ट में ही जा सकता है, यानी लेफ्ट से इन्वर्स बनेगा, राइट से नहीं बन सकता। दिस इज़ व्हाट, ये इक्वेशन मान लेंगे इसको हम, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लोगों ने ए इन्वर्स लिखा हुआ है, एक्स मतलब पूरा का पूरा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है। ये हम लोगों को निकालना आता है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप पिछले चैप्टर में जाकर के लास्ट पॉइंट देख लें, आपको मिल जाएगा। जैसे ही ए इन्वर्स निकालेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे और वैल्यू के साथ बी जो मैट्रिक्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको ए के साथ एक्स के साथ कंपेयर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था जो कि क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इस पे आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट विल एग्जैक्टली क्लियर टू यू व्हाट आई रियली वांट टू से यू, कि क्या मैंने बताया और वो एकदम से क्लियर होने वाला है, दैट विल मेक यू द कॉन्सेप्ट रियली एग्जैक्टली क्रिस्टली क्लियर। ओके, लेट अस हैव एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। 3 इक्वेशन दिए हैं, 3 अननोन है, ठीक है, 3 अननोन है। तो चलिए पहले इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं हम लोग, देखते हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो हैं इनके, वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, तो इसे ध्यान रखिएगा, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, 1 कभी भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले से ही रहता है। तो चलिए लिख लेते हैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशंस इज, जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख लेना है हमें, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, 1 1 2, जहाँ जहाँ मैंने 1 1 लिखा था देखिए वहाँ कर लीजिए, -1 1 एंड 1 1, ठीक है। और 3 ही हमारे पास वेरिएबल है, तो जस्ट राइट देम डाउन, एक्स वाई जेड, एंड दिस विल बिकम द राइट हैंड साइड वाज 3 6 2 एंड 1, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख लिया आपने। अभी काम करते हैं, सुनिए, इसे आप ऐसे कुछ लिख लो, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी आपने लिख लिया। अब यहाँ आप ये भी लिख दो कि आपने किसको क्या लिया है, वेयर ए इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला मैट्रिक्स आप ए इज इक्वल टू लिख देंगे, मतलब जिसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, 1 1 2 1 -1 1 एंड 1 1 1, ए हो गया। एक्स क्या लिखा है आपने, कैपिटल एक्स है आपका एक्स वाई जेड, एंड बी इज इक्वल टू क्या है आपका 6 2 एंड 1, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब ये जो आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इसका आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, ए इनवर्स बी, ठीक है। इसे इक्वेशन आप 1 या उसको 1 मान सकते हैं, चाहे इसे 1 मान लीजिए। अब हमें ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स निकालना हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम भाई, हम ऐसे लिख सकते हैं, पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा है ए इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम रख देते हैं 1 1 2, ठीक है, 1 -1 1, ओके, एंड 1 1 इज इक्वल टू आई मैंने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए लिख दिया साथ में, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसे लिख लीजिए आप कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग करें क्या, हमें पूरा पता है कि हमें करना क्या होता है इस सिचुएशन में, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखी पिछली वीडियो तो इसे जा कर के देख लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊँगा। इस प्लेस को जो R1 की जो A11 प्लेस है, जिसे 1 हम लोगों ने बना रखा है, पहले से बना हुआ है, उसका यूटिलाइज करके हम लोग नीचे 0 बनाएंगे।
फिर इस जगह पे हम लोग 1 बनाएंगे, यहाँ पे तो 1 है ही, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे और यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, और फिर इस जगह पे 1 बना रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो बना लेंगे, और इसका यूज़ करके यहाँ 0 और ऊपर 0 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ कर लेते हैं, बाकी खिचड़ी जो पक गई इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं। तो मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला हूँ देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप अगर देखें तो यहाँ पे तो सिंपली इसको माइनस करने से काम चल जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, और अगर यहाँ 2 को 0 बनाना है 1 की हेल्प से तो 1 का डबल आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यही मैं लिख देता हूँ। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने आप करेंगे, तो लेफ्ट साइड आपने जैसे लगाया तो R1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं है, तो R1 आपका 1 1 1 जैसे था वैसे रहेगा। R2 में यहाँ 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, अब जैसे आप R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 करोगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 था। अब R3 की प्लेस पर जब R3 माइनस 2 R1 आप करोगे, है ना, R3 की प्लेस पर R3 माइनस 2 R1 जैसे ही आप करेंगे तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे करना चाहेंगे R3 की प्लेस पे R3 माइनस 2 R1, इसका दुगना माइनस करोगे आप तो क्या होगा, और ऐसे ही आप इस यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, बाय डबल माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब आप ऐसे ही राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी में भी अप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, जो आपका 1 0 0 है तो 1 0 0 ही रहेगा। नीचे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1, और ये प्लेस हो जाएगी -2, क्योंकि इसी का सिंगल माइनस करना था 0 था यहाँ पे, और इसी का डबल माइनस करना था यहाँ पे 2 था। ठीक है, कोशिश करिए समझने की, नहीं तो वीडियो को 1 2 बार और सुनेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एक बार में यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से ज़रूर आने वाला है, पक्का गारंटीड। अब देखिए ये पोजीशन हमको बनानी है 1, उसके बाद हम ऊपर 0 और नीचे 0 बना पाएंगे। तो इस पोजीशन को 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 की प्लेस पर R2 डिवाइडेड बाई -2 कर देते हैं। ठीक, अगर ये हम कर दें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, बस R2 में चेंजमेंट आएगा जो आएगा, बाकी सब तो वैसे रहने वाला है, और R2 में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ R2 था मैंने राइट हैंड साइड R2 में भी किया, और लेफ्ट साइड में भी R2 में से -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये सॉल्व होने के बाद ये बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब आपका ये 1 बन चुका है, अब आपको यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो आप ऊपर में तो माइनस कर दो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर सिंपली जोड़ दें तो भी 0 बन जाएगा। तो यही मैं लिखने वाला हूँ अगला रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, ठीक है, और R3 की प्लेस पर R3 प्लस R2, ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है, तो मैं चेंज करके लिख रहा हूँ। R1 और R3 में चेंजमेंट है, R2 में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे 0 बनाना चाह रहे थे, है ना। उसके बाद R2 में कोई चेंजमेंट नहीं था तो 0 1 0 था वो, और नीचे में यहाँ पे 0 बन गया था ये प्लेस पे, तो ये भी 0 बन गया, और उसके बाद यहाँ पे तो वैसे के वैसे रहने वाला है, जो जैसे यूज़ होगा उसे वैसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद राइट हैंड साइड में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको करने में, चलिए दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप इसको R1 की प्लेस पर R1 माइनस R2 करोगे तो ये यहाँ पे माइनस होगा जा करके, इसकी बात कर रहा हूँ 1/2, यहाँ पे जा करके माइनस होगा, तो 1 माइनस 1/2 1/2, और इसी को आप जब यहाँ पे ले जाके ऐड करोगे, है ना, यहाँ पे तो ऐड करोगे तो 1/2 -2 यानी -3/2। तो इसे आप कर लीजिएगा ध्यान से, ऐसे इसको आप यहाँ ले जाके ऐड करोगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा, और नीचे ले जाकर के ऐड करोगे तो -1/2 बन जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो मैं ये चीज़ कर देता हूँ आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये प्लेस हो गई आपकी 1/2, ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 हो गई, 1/2 ये भी हो गई, ये 0 हो गई, और नीचे की प्लेसेस देख लेते हैं, ये 1/2 हो गई, ये भी आपका -1/2 हो गया,
दिस विल बिकम 0, ये हो जाएगा आपका -3/2, यहाँ पे हो गया आपका -1/2 एंड दिस विल बिकम 1 ओवर हेयर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में a हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो प्लेस है ये हमको 1 बनानी है और फिर इसकी हेल्प लेकर के यहाँ पे 0 तो पहले से बनाए, यहाँ पे 0 बनाना है, तो पहले से +1 बनाए। ठीक है, चलिए +1 बनाते हैं। तो +1 बनाने के लिए सिंपली क्या करें, R3 के प्लेस पर R3 डिवाइडेड बाई -1 कर दें। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में लिख ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1, उसके 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी यही ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको भी, 1/2 1/2 0 1/2 -1/2 0 एंड हेयर इट इज़ 3/2 पॉजिटिव 1/2 और ये -1 टाइम्स a। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसकी हेल्प लेकर के यहाँ पे 0 बना दीजिए। तो सिंपली R1 की प्लेस पर R1 -R3 कर दीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए जैसे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपका मैट्रिक्स रिड्यूस होकर के ये बन जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स तो बहुत सिंपली रिड्यूस हो जाता है, आपको वेरी केयरफुल रहना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मैट्रिक्स, मीन्स ऑन द राइट साइड मैट्रिसेस। जब आप लोग राइट हैंड साइड में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ जाता है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R1 की प्लेस पर R1 -R3 इसको करेंगे आप, जैसे इसको माइनस करेंगे ले जा करके तो 1/2 -3/2 यानी -2/2 यानी -1 बचेगा। अब यही चीज़ यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यही चीज़ आप यहाँ करेंगे ले जा करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं अप्लाई करके लिख ले रहा हूँ। तो देखिए रिड्यूस होकर के ये आ गया। अब यहाँ पे सही से आप देखें तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, राइट हैंड साइड आपका ये कोई भी बी मैट्रिक्स बाई चांस बन गया, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये है। तो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में सीखा कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आई आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यानी ए का इन्वर्स क्या आ गया, बी, दैट इज बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, यानी बी की वैल्यू ही ए इन्वर्स के इक्वल है। दैट मीन्स ए इन्वर्स कितना आ गया, -1 0 1 1/2 -1/2 0 3/2 1/2 और ये -1। ठीक है, तो ये हमारा ए इन्वर्स आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स उस ए इन्वर्स का इस्तेमाल हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। ठीक है, उस ए इन्वर्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ रखेंगे हम लोग। ए इन्वर्स की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ये चीज़ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ए इन्वर्स तो हमारा आ ही चुका है। चलिए देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अपना यही था, अब इसमें सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, मैं रख देता हूँ पहले। सो देखिए वैल्यूज़ रख ली मैंने, अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग को आना चाहिए, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, नहीं आपको पता है तो आप जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और पूरी मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है उस चैप्टर के लिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन आया था। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे तो XYZ हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इस कॉलम मैट्रिक्स को पहले रो में मल्टीप्लाई करने वाले हो, इसकी बात कर रहा हूँ, तो 6 आएगा -1 पे, 2 आएगा 0 पे और 1 आएगा 1 पे। तो सॉल्व करने के बाद क्या बनने वाला है देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सॉल्व करने के बाद ये आने वाला है। और इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो XYZ के सामने आपका क्या क्या आएगा, -5 2 एंड 9। अब इसे दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तभी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सारे इक्वल होते हैं। So after this we must write that as the number of rows and columns are equal to the left and right side of the equation, then and it will only be possible when the corresponding elements are same. So on comparing this, इतना बड़ा आप चाहे तो लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा, वरना अगर ये नहीं लिखना चाहते तो सिंपली लिखिए on comparing left to the right hand side। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू, सिंपली देख करके आपको लिख देना है x इज इक्वल टू -5, सामने सामने के जो एलिमेंट्स थे वही हमारे आंसर हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 9। ये आपका सॉल्यूशन आ गया और ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि सिंपल एक आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे ही अगर सॉल्यूशन दे रहा है तो वो कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन अगर दे रहा है तो इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब स्टूडेंट ये तो क्लास 12th वाला तरीका था, ठीक है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग जो हम लोग ग्रेजुएशन का सेकंड सेमेस्टर है, वैसे ये भी पेपर में आता है आपके, आ सकता है और है भी आपके सिलेबस में, लेकिन है 12th का, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताना मैंने मुनासिब समझा तो मैंने बता दिया। अब जो आपका सेकंड मेथड है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस से क्लोजली मैच्ड है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे आप करिएगा, देखिए क्या होता है उससे। सो मैं उसे मेथड 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसे मेथड 2 नाम दे देता हूँ, और वो जो स्टार्टिंग में था उसे मैं मेथड 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसे मैं मेथड 1 नाम दे देता हूँ। ओके, मेथड 1। देखिए मेथड 2 को समझते हैं। अब क्या है, हमें जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें बिना ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकाले बिना हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ, सारा एन इक्वेशंस नहीं लूँगा मैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म आप समझ गए, सारी चीज़ें समझ रहे हैं आप। मैट्रिक्स फॉर्म आपने लिख लिया, ठीक। मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस टाइप से होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप, ठीक है। अब अगर आप क्या करेंगे, इसको ए इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं करेंगे, आप यहीं पे ही रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, और जो लेफ्ट साइड जाए, जो ये हमारा ये है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसे आप इकेलॉन फॉर्म में बदलेंगे। अब ये इकेलॉन फॉर्म क्या होती है, इसे भी आप जाकर के हमारे वीडियो में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। वैसे अभी एक इक्वेशन एग्जांपल ले रहा हूँ तो भी आप समझ जाओगे, बट वहाँ पे और अच्छे से बताया हुआ है और एग्जांपल लेकर के समझाया हुआ है, और अच्छा समझ में आएगा, जाकर के आप देख लीजिए ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो जब आप इसे इकेलॉन फॉर्म में बदल देंगे, बदलने के बाद जो आपकी A11, A22, A33 वाली पोजीशन होगी, उसको छोड़ करके उसके नीचे की सारी पोजीशन 0 बन चुकी होंगी। तब आप जब इतना बनाने के बाद आप जब इसे बना रहे होगे, तो ए ना रह करके कुछ नया मैट्रिक्स बन जाएगा, वो इक्विवेलेंट टू A1 मान लेते हो जाएगा, एक्स अपनी जगह रहेगा, और बी ना रह करके B1 बन जाएगा, एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जब A1 और x का जब आप मल्टीप्लाई करोगे और राइट से जब आप कंपेयर करोगे, तो यहीं से ही आपकी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x y z की, यहाँ से ही तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपकी मिल जाएंगी आपको तुरंत की तुरंत, ठीक है। और अगर वैल्यूज़ निकालने में दिक्कत हो रही होगी, कोई एक भी अगर ऐसा होता है कि किसी ज़ीरो की वजह से कोई एक भी वैल्यू ना आए, तो वहाँ पे एक व्यवस्था बनती है वहाँ पे भी, और वो बनती है व्यवस्था हमारी नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। वो कहाँ बनती है, वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल इसके थ्रू लेता हूँ, आपको समझाता हूँ मेथड 2 है क्या। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट द इक्वेशन दिस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये कोई एक सॉल्यूशन देगा, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन देगा तो इसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में इसे संगत हल बोलते हैं। और अगर ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा तो इसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंट प्रूव करना है। अच्छा, कंसिस्टेंट प्रूव करना है तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेफ्ट में बना लेना होता है, 1 1 1, एक्स के कोफिशिएंट 1 1 1 है, वाई के 1 2 4 है, और जेड के 1 3 और 9 है, ठीक है। और हमारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या है, एक्स वाई एंड जेड है, ठीक है। तो देखिए आपका मैट्रिक्स फॉर्म आ गया आपके सामने, ठीक है ना। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको इकेलॉन फॉर्म में बनाना चाहते हैं हम लोग। इकेलॉन फॉर्म बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपका 1 यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, ठीक है। यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करो, ठीक। और अगर बन पाए तो यहाँ, नहीं बने तो कोई बात नहीं। मतलब जो हमारे A11, A22 और A33 जो पोजीशंस हैं, उनके नीचे 0 बनाना होता है। तो A33 के नीचे तो कुछ है नहीं, वैसे A33 अगर 0 ऑटोमेटिक बनना होगा तो बनेगा। A33 मीन्स ये, इसकी बात कर रहा हूँ, बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बना होगा तो वहीं पे छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। A2 की प्लेस पर क्या लिखें, सॉरी, अगर हमें R2 जो है हमारा उसको 0 करना हो तो क्या करेंगे हम, इस प्लेस को 0 अगर करना हो
तो इसको ले जाकर सिंपली माइनस कर दें, और R3 भी 0 करना, सिंपली माइनस कर दें। तो हम लिखने वाले हैं R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 और R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे, क्या यहाँ पे आप चेंजमेंट कर रहे हो, एक्स वाई जेड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बट यहाँ पे भी वही सेम चेंजमेंट होगा कि आप इसको भी यहाँ पे ऐसे माइनस करोगे और इसको यहाँ पे भी ऐसे माइनस करोगे। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट साइड में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ वही राइट में भी आप लगाओगे। ठीक है ना। तो देखिए मैं लिखने वाला हूँ R2 की प्लेस पर R2 माइनस R1 और R3 की प्लेस पर R3 माइनस R1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी सेम वैसे ही। सो इससे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 0 0 हो गया, यहाँ पर 1 1 3 हो गया, यहाँ पर आपका 1 2 8 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, तो पहले से रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं लाना है आपको। राइट हैंड साइड पे भी आप माइनस करोगे तो पहली पोजीशन पे 6 था, दूसरी पोजीशन पे 8 था, तो सॉरी 14 था, दूसरी पोजीशन में आप 6 माइनस करोगे 14 में से तो 8 बचेगा। ठीक है, और थर्ड पोजीशन में 36 था, 6 माइनस करोगे तो 30 बचेगा। ठीक है, देखिए 1 के नीचे यहाँ पे 0 बन गया, अब इस 1 का यूज़ करिए और यहाँ पे 0 बनाइए। तो 3 टाइम्स R3 की प्लेस पर R3 माइनस 3 R2 कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 0 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 2, आप 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2। बाकी एक्स वाई जेड तो वैसे कि वैसे। देखिए ये इकेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। इकेलॉन फॉर्म में सिर्फ नीचे जीरोज़ बनाने होते हैं, ऊपर जीरोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 8 का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 6 ही बचेगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितना भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल था, प्रिंसिपल डायगोनल ये जिसे ये बोलते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे सारे के सारे जीरो बन चुके हैं। ठीक है, तो इसे ही आपको इकेलॉन फॉर्म बोलते हैं। इकेलॉन फॉर्म का एक ये रूप हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड वाला, इसको इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, मैं यहीं पे आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक ना, तो देखिए अब ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, कॉलम को कॉलम से रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, ये बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा रो बनेगा आपका y प्लस 2z, और तीसरा जो रो बनेगा वो 2z बनेगा। ठीक है, अब इसे आप कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं और लिखते हैं। हमने कंपेयर किया और हम इक्वेशन जैसे लिखेंगे तो यही तो हम लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 8 और 2z इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा z की वैल्यू यहीं से आ जा रही है आपकी 3, और जैसे आप इसे उठा करके यहाँ पे रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी, और z और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख रखोगे तो x भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुटिंग वी गेट, हम जो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाली सारी वैल्यूज़ तो क्या मिलेगी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू 1 मिलेगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, y की वैल्यू 2। अब देखिए ये यूनिक सोल्यूशन ही तो है, 1 2 और 3। ठीक है, ये 1 2 और 3 जो आया यूनिक ही तो सोल्यूशन आया, और सोल्यूशन अगर यूनिक है तो क्या होना चाहिए, इसे कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज द सोल्यूशन इज यूनिक hence system is consistent, system is consistent। ओके, तो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा कब, जरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ, फिर क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अगर जो ये कंपेयरिंग है हमारी यहाँ की, ये जो हमारी यहाँ की कंपेयरिंग है, एक सेकेंड, अगर ये यहाँ पर 2z तो ठीक था, 2z तो ठीक था, सॉरी 2z नहीं, केवल यहाँ पे आइए लेफ्ट में, z तो ठीक था, z तो 0 नहीं होने वाला। अगर ये कोफिशिएंट 0 हो गया होता, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, अगर बन पाए तो ठीक है, नहीं बन पाए तो, अगर बनेगा तो अपने आप, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर ये यहाँ पे 0 बन गया होता तो 0z आप मल्टीप्लाई करते तो ये वाली पोजीशन क्या बनती, ये वाली 0z इज इक्वल टू 6, तो 0z इज इक्वल टू 6 ऐसा कैसे हो सकता है,
यानी 0 इज इक्वल टू 6, ये तो ना 0 z इज इक्वल टू 6, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, यानी 0 इज इक्वल टू 6 कभी नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे केस में हम लोग नो सॉल्यूशन बोलेंगे जब यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। और अगर अगर 0 z जो है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 ना होकर के यहाँ पे भी 0 हो जाता, तो इसका मतलब z की कितनी भी सारी आप वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पे, उसमें 0 का मल्टीप्लाई ज़रूर होता और वो 0 तो हो ही जाता और वो 0 के इक्वल आ भी रहा होता है, तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। बात समझ में आई? अगर 0 z इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया तो वो तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा 0 बनेगा, राइट में हमेशा वही कांस्टेंट रहेगा, तो वो बात हमेशा गलत रहेगी, तो हमेशा गलत रहेगी, तो नो सॉल्यूशन होगा। बट अगर 0 z इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या करेंगे, z की कितनी भी वैल्यू आप रख दोगे तो वो लेफ्ट साइड 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट में 0 ही हो जाएगा और राइट में भी 0 ही दिया है। इसका मतलब z की कितनी भी सारी वैल्यू रख सकते हो, यानी z की इनफाइनाइट वैल्यूज भी रख सकते हो, तो इसका मतलब इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो जब इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, आपको पता चल जाता है, तो आप क्या z को कुछ मान लेते हो, ठीक है, कुछ भी k मान लिया, ठीक है, k मान लिया, l मान लिया, m मान लिया, जो आपका मन करे, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कोई ना कोई एक वेरिएबल रूप देना पड़ेगा, तो आपने मान लिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा, आपको अगर नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे भेज करके आप उसका सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हो, ठीक है। बट आप सॉल्व जरूर करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने भी चाहिए, ज़रूरी है कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो और ज़रूरी है कि दैट मस्ट बी सॉर्टेड आउट, ओके। तो चलते हैं आगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। शो दैट द 3 इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन दिए जिनमें राइट हैंड साइड में ABC लिखा हुआ है, ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन अनलेस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा जब तक हम ये ना ले लें कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका नो सॉल्यूशन होगा जब तक हम ये ना ले लें, ओके। इन विच केस दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पहले तो दो क्वेश्चन हो, ये सेकंड पार्ट है, इन विच केस दे हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो चलिए दोनों करते हैं। सो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स फॉर्म आपके सामने है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट फॉर्म बना है। इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए एक काम करते हैं, A11 को हम लोग पहले 1 बना लेते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। रो को इंटरचेंज कर दें, कोई दिक्कत है, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं कर देता हूँ, ऐसे मैं इस रो को इस रो से इंटरचेंज कर देता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे भी इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दिया जाए, तो चलिए कर दीजिए। तो जैसे आप इंटरचेंज करेंगे तो उसको भी लिख करके आपको दिखाना पड़ेगा कि R1 को R3 से आप इंटरचेंज करें तो कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं, आप ये लिखना बस, R1 की प्लेस पर दोनों तरफ एरो बनाइएगा क्योंकि आप इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के बाद मैं लिख ले रहा हूँ, देखिए, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद आपके सामने ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए लेफ्ट में इसे इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए हमें इसको इससे माइनस करना पड़ेगा और इसका डबल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए ऑपरेशन की, R2 की प्लेस पर R2 माइनस R1 और R3 की प्लेस पर R3 प्लस 2 टाइम्स R1, ठीक है। तो कर लेते हैं सिंपली 1 0 0, यहाँ पे क्या होगा 1, और देखिए R2 प्लस और R2 माइनस R1 है तो ये -3 हो जाएगा, और R3 प्लस R3 और इसका डबल, तो डबल आप ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, चेक करते रहिएगा। -2 यहाँ पे तो ठीक है, -2, ठीक है ना। और R2 में क्या होगा, R2 माइनस R1 है तो ये 3 हो जाएगा प्लस का, और R3 की प्लेस पर R3 प्लस 2 R1 है, प्लस 2 R1, तो 2 2 4 और ये -3 ये भी हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत। तो यही चीज़ राइट हैंड साइड भी आप कर लीजिए, C और R2 प्लेस पर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, C हो गया B माइनस C, और R3 की प्लेस R3 प्लस 2 R1, R3 प्लस 2 R1, ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो सिंपली इसको ऐड कर दे ले जा करके, तो क्या लिखेंगे, R3 की प्लेस पर R2 को हम ऐड कर दें, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑपरेशन लगाने के बाद ये बन रहा है आपके सामने। अब इसे हम मल्टीप्लाई अगर कर लें तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो से तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स वाई जेड में तो मिलेगा। दूसरा जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वाई प्लस जेड मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, थर्ड वाला 0 इंटू एक्स
0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, और वो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के। कंपेयर भी कर लेंगे। तो आप कुछ सोचिए, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, राइट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तो दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये राइट हैंड साइड भी 0 हो, ठीक है। इसीलिए उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। इसीलिए यहाँ पे दिया गया था कि ये जो है आपका अनटिल या अनलेस ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये नो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 0 ना माने तो ये हमें नो सॉल्यूशन नहीं देगा। कहने का मतलब यही है ना, नो हैव नो सॉल्यूशन अनलेस। एक तो नो है और अनलेस है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, दोनों को अगर हटा दें तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन तब देगा जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। तो सही बात है, आपको दिखाते हैं यही चीज़ हो भी रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिस विल गिव अ सॉल्यूशन अनलेस दिस विल हैव नो सॉल्यूशन अनलेस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब तक ए प्लस बी प्लस सी को 0 के इक्वल नहीं लेंगे तब तक ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। हाँ, वो सॉल्यूशन यूनिक तो नहीं होगा, हाँ, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, जैसा कि मैंने इससे पहले समझाया था, ओके, है ना। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही दे सकता है। और ये कैसे दे सकता है, अगर यहाँ पर ये प्लेस हमारी 0 हो जाए तो 0z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और जब 0z इज इक्वल टू 0 यानी z की कितनी भी वैल्यू रखोगे आप 0 ही देगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 इंटू जेड है तो लेफ्ट साइड भी 0 बनेगा, राइट भी 0 बनेगा। तो z की जितनी भी चाहो उतनी वैल्यू रख सकते हो, यानी इनफाइनाइट वैल्यू चाहो तो इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हो, सब पे वो 0 देगा और सेटिस्फाई भी करेगा। सो दिस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन ओनली व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए रख के देखते हैं। now putting a plus b plus c is equal to 0। अब आप पुट जैसे ही करोगे तो देखिए क्या बनने वाला है। आपका जो मैट्रिक्स है वो जो 1 1 0 था, 1 माइनस 2 0 था। एक सेकंड मैं इसे देख लेकर रहा हूँ फिर से, और सॉरी लास्ट में हमारा एक जो मैट्रिक्स बना था वो तो ये था ना। चलिए इसको रखते हैं, ठीक है, यानी 1 0 0 1 माइनस 3 0, ठीक है। तो चलिए लिख लिया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड और वाई जेड, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला इक्वेशन भी लिख लो, 0 z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख दो आप कि दिस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे दिस विल हैव इनफाइनाइट, वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना लिख करके आप लिखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन से कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी हो जाती है कि इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी आएगा, मतलब कोई वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो यानी z की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आप रख सकते हैं, तो क्यों ना z को हम एक वेरिएबल मान लें k। चलिए मान लेते हैं z को एक वेरिएबल k, लेट z इज इक्वल्स टू k, ठीक। अब इसको पुट कर देते हैं। जैसे आप पुट करोगे, हाँ, के को ध्यान रखिएगा, के को आप 0 मत लीजिएगा कभी भी। हम लोग कोई भी अगर वेरिएबल मानते हैं उसको नॉन जीरो मानते हैं, ठीक है। अब इसे आप यहाँ पे रख करके देखिए सेकंड ये वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में तो z की वैल्यू के रखेंगे तो z के वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं, -3y प्लस 3z था ना, तो 3k हो गया इज इक्वल टू b माइनस सी। आप इसको इधर भेज करके जैसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा क्या, b माइनस सी माइनस 3k, y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 3k प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 3। तो y आ गया आपका जैसे y आ गया वैसे ही आप x फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपका x भी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ आपके लिए। आप जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन रखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई माइनस 2z, ठीक है। तो वहाँ पे भी कर देते हैं x प्लस वाई। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको,
देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को पहले राइट में आप भेज दीजिए, ठीक है। एक्स को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए। तो एक्स को जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, उधर बना आपका c+2k -3k। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेकर के डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों के वेरिएबल में आ गए, तीनों के तीनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ आए फिर तो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करें, ओके। चलिए इस पर बेस्ड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, जिसमें हम लोग तीनों चीज़ें समझ लेंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए इन्वेस्टिगेट करना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ये तीनों इक्वेशंस के तीन तरीके के सॉल्यूशन होंगे, यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी और नो सॉल्यूशन। तो तीनों इसमें समझते हैं। तो एज प्रीवियस वी मस्ट राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, एंड व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, लेट अस हैव इट, ठीक है। लिख देता हूँ मैं। एक्स के कोफिशिएंट 1 1 1 है, 1 1 1, वाई के कोफिशिएंट्स 1 2 2 और जेड के कोफिशिएंट्स 1 3 लैम्डा, एंड साथ में एक्स वाई जेड, ठीक है, ठीक है, 6 10 और म्यू राइट हैंड साइड हो गया। फिर वही हमें फॉर्मुलेशन करना है, इक्विलॉन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इसको भी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, चलिए देखते हैं। तो यानी क्या हमारा जो ऑपरेशन बनेगा वो बनेगा R2 की प्लेस पर R2 माइनस R1 एंड R3 की प्लेस पर R3 माइनस R1, ठीक है। इसे लगा लेते हैं, चलिए। सो क्या होने वाला है, ये चेंज होकर के हमारा बनने वाला है, ठीक है। तो ये चेंजमेंट आ गया जो भी माइनस करना था। अब यहाँ पे 0 बना लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R2, ठीक है, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R2। तो ये भी करके मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट हमारा बन गया। अब देखिए ये इक्विलॉन फॉर्म में बदल चुका है, मेन प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की तरफ सारे एलिमेंट्स 0 बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे तीनों क्वेश्चंस थे, नेमली इट वाज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तीनों के तीनों सॉल्यूशन यहीं से पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे, देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका अननोन दिख रहा है लैम्डा -3 और म्यू -10, इन्हीं दोनों का खेल है पूरा का पूरा। अब देखिए अगर लैम्डा -3 और म्यू -10 दोनों के दोनों 0 ना हो, ठीक, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसे बताते हैं, देखिए पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम लैम्डा -3 को नॉन ज़ीरो लें और म्यू -10 को भी नॉन ज़ीरो लें, दैट मीन्स लैम्डा को अगर हम 3 के इक्वल ना लें और म्यू को भी हम 10 के इक्वल ना लें, तो क्या होगी, ये जो दोनों पोजीशन है ना ये 0 होगी और ना ही ये 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, लाइक मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए लैम्डा -3 की जगह 2 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, 2z, और इधर भी मैं मान लेता हूँ 2 ही आ जाए, मान लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, z की वैल्यू आ गई 1। अब z की वैल्यू 1 आ गई तो आप रख करके y और x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो यूनिक सोल्यूशन ही तो आएगा। तो बात समझ में आई, ठीक। अब बारी आती है दूसरी हेडिंग की, जो कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, उसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी 0 कर दें, तो 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यही चीज़ पिछली वाली कंडीशन बन गई कि z की कितनी भी वैल्यू रखिए, लेफ्ट में 0 मल्टीप्लाई करने पे भी 0 ही होगा, राइट में भी 0 है ही, यानी हमेशा सही होगा। z की जितनी भी सारी वैल्यू रखें हमेशा 0 आएगा, जितनी भी सारी मतलब इनफाइनाइटली मैनी। इसका मतलब आपको लैम्डा -3 भी 0 लेना पड़ेगा, म्यू -10 भी 0 लेना पड़ेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन बनाने के लिए। होप इट इज़ क्लियर टू यू, आई थिंक, ठीक है, ठीक। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होने के लिए लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 3 होगा, और म्यू जो 10 है उसे भी 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी, और आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन लेना है। थर्ड पे चलते हैं। अब सुनिए यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड 0 हो जाए, ठीक है, बट राइट साइड 0 ना हो, दैट मीन्स 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 6 आ जाए, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि लेफ्ट में 0 राइट में 6 कभी नहीं हो सकता है, तो इस केस में नो सोल्यूशन आएगा। तो ठीक है, तो यानी लैम्डा -3 को 0 ले लेते हैं और म्यू -10 को नो 0 लेते हैं, नॉन 0, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था जिस पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस चैप्टर में आपका रैंक मेथड एक बचा हुआ है, ठीक है, और एक आपका क्रैमर रूल बचा हुआ है, होमोजेनियस इक्वेशन बची हुई है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बची हुई, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबी होती जा रही है। ये आपको कल सुबह में मिल जाएगी, ठीक है, मॉर्निंग में अपलोड में मैं लगा दे रहा हूँ। और इससे रिलेटेड आपका जो PDF है वो मैं एक साथ डालूँगा, ठीक है, या फिर साथ में डाल देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए आप लोग अगले वीडियो का। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।